बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, हमने कल मौसम की बात की, पेश गोई थी कि आज मौसम तब्दील होगा, आज से बारिशें शुरू होगी, लेकिन हमने देखा कि लाहौर में तो कल ही मौसम तब्दील हो गया था। और कैसा खूबसूरत मौसम था, काली घटाएं छा गई और दिन में हमें रात का समा दिखाई दे रहा था। और उसके बाद जो यालाबारी हुई, ओले पड़े जनाब, इतनी कोई खूबसूरत शाम हो गई। और उसके बाद से अब तक का जो मौसम है वो बड़ा खूबसूरत है, स्पेल की तरह आया है वो। कुछ घंटे बरकरार रहा है और फिर उसके बाद मौसम तब्दील हो गया। तो पेश गोई तो है जनाब, कुछ दिन ये बरकरार रहेगी। पंजाब में भी होगी और जो शुमाली इलाका जाता है वहां पर भी, बलोचिस्तान में भी बताया गया था कि बारिश के हवाले से भी कहा गया था कि वहां पर भी बारिशें तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि मुल्क भर में बारिशें होंगी और मौसम जो है वो यूं ही आपको दिखाई देगा खुशगवार होता हुआ। बिल्कुल, पहले 10 दिन तक एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि इसी तरह ठंडा रहेगा और मौसम बेहतरीन रहेगा। और एक और अच्छी चीज है अली, हम ज्यादा चाहे क्यों रहे हैं, आज बच्चों की स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो फाइनली खत्म हो गई हैं। सारी मौज मस्ती जो है वो खत्म, तमाम तालीमी इदारे दोबारा से खुल गए हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मजीद छुट्टियां उन्हें मिल जाएंगी, लेकिन शुक्र है खुदा का कि स्कूल दोबारा खुले हैं और मुल्क भर में जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो फिजिकल हाजिरी के साथ अब बहाल हो गई। बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस करवाना, बच्चे को अटेंड करवाना बहुत मुश्किल टास्क है। आप देखती हैं ना कि दौरानिया उसका इतना लंबा और तवील होता है कि ऑनलाइन कोई बच्चा अगर किसी मोबाइल फ़ोन को देख रहा है वो इतनी देर नहीं देख सकता। कोई आम शख्स भी अगर 2 से 3 घंटे मोबाइल मुसलसल इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। वहाँ तो टीचर्स तब्दील हो रही होती है, बच्चे तब्दील नहीं होते। खासतौर पर वो पेरेंट्स जिनके पास 2 से 3 बच्चे हैं या 3 से 4 बच्चे हैं, सबको अलग अलग मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी उनके लिए हो रही थी। और वो ही अपील कर रहे थे कि खुदारा हुकूमत से कि स्कूल खोल दें, लेकिन स्कूल खुल गए और जो सिचुएशन थी उसके पेश नज़र बंद किए गए। सिचुएशन तो थी, लेकिन आप ये देखें कि स्कूल्स जो हैं उन पर तनकीद की जा रही है कि वो कितनी देर खुले रहते हैं साल में। 3 से 4 महीने तो वैसे भी बंद रहते हैं, छुट्टियां कभी गर्मियों की कभी सर्दियों की। किया जा रहा है और कि इस बार देखिए छुट्टियों का दौरानिया कम कर दिया जाएगा। ये बच्चों को अभी से हम खबर सुना देते। चले जी आगे बढ़ते हैं। जो सिचुएशन इस वक्त ऑनगोइंग सिचुएशन है उस पर कुछ बात कर लेते हैं। ईरान जंग में सालिसी के लिए पाकिस्तान के बाद चीन भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया। चीन का किरदार, रोल। और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर जो खारजा है सागडार, वो गुज़िश्ता रोज़ दौराए चीन पर गए और चीन और पाकिस्तान ने खलीज और मशरक़ वस्ता में अमन के लिए जो 5 निकाती मंसूबा है वो पेश कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये पेशरफ बीजिंग में चीन के वज़ीर खारजा वांग यी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात के दौरान सामने आई। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार के दौरे बीजिंग के दौरान दोनों ममालिक के एलामिये के मुताबिक 5 नुकात पर इत्तेफाक किया गया। बहुत ही मजबूत नुकात हैं। तनाज़े को मजीद फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, ये अदा किया गया। और जंग से मुतासरा इलाकों में जो इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। दोनों ममालिक ने जोर दिया ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात को वाहिद मौसर रास्ता करार देते हुए तमाम फ़रीक़ैन से कहा गया है कि वो पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरा शुरू करें, ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करें, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और गैर अस्करी तनसीबात पर तो हमले फ़ौरी रोकने का मुतालबा किया गया है। और भी कई अमूर ज़ेर गौर हैं जिनमें आबनाए हुर्मज़ को खुलवाने की भी बात की गई है, उसका भी मुतालबा किया गया है। उधर अमेरिकी सदर एक तरफ जंग जीतने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने इत्तेहादियों से वो नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बरतानिया जैसे ममालिक जो आबनाए हुर्मज़ की बंदिश की वजह से जेट फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि खुद हिम्मत पैदा करें, आबनाए हुर्मज़ जाकर खुलवाएं, तेल लेकर आएँ। आबनाए हुर्मज़ को इस्तेमाल करने वाले ममालिक को खुद लड़ना सीखना होगा। आपकी तरह अमरीका भी आपकी मदद को नहीं पहुंचेगा। फ्रांस पर तनकीद करते हुए अमरीकी सदर ने लिखा कि फ्रांस ने इसराइल के लिए अस्करी सामान ले जाने वाले तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने से रोका। ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले में भी मदद नहीं की उन्होंने और अमरीका इसे याद रखेगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर जंग जो पीट हेग्सेट हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ईरानी फ़ौज का मोराल ख़त्म हो रहा है, अमरीका की ताकत बढ़ रही है। We would much prefer to get a deal. If Iran was willing to relinquish material they have and ambitions they have, open this, great. That's the goal. We don't want to have to do more militarily than we have to. We want that deal to be accomplished if at all possible. If not. और अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने बताया 30 दिनों में ईरान में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की फौजी सलाहियत ख़त्म करने के लिए हमले किए जा रहे हैं।
We've continued to do the work against Iran's missile, drone, and naval production facilities, and we continue the multi-domain pressure that we've talked about. Second, on the Navy front, we continue to assert dominance over the Iranian Navy. We remain focused on targeting their mine laying capability, their naval assets, and we've now, as I mentioned briefly last time, started to work attack helicopters and other close air support assets into the naval domain. और उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 2-3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएंगे। कामयाबी से रजीम तब्दील कर दी। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। हुर्मुज़ को हर एक के लिए महफूज बना रहे हैं। नई रजीम कम शिद्दत पसंद है, तहाइफ भेज रही है। जंग जारी रखने की मजीद कोई वजह नहीं बची। We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. और दूसरी जानिब तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान से मुतल्लिक एक अहम ऐलान करेंगे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 6 बजे कौम से खिताब भी करेंगे। इसी पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। नगमाना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। और आपके लाहौर की तरह इस्लामाबाद में भी मौसम बहुत अच्छा है। मौसम तो बहुत अच्छा है वाकई, लेकिन इस वक्त ये जो जंगी मौसम बना हुआ है आपको छटता हुआ दिखाई दे रहा है। कल कोई अहम ऐलान एक्सपेक्ट कर रही हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, क्योंकि बहुत ही अहमियत दी जा रही है उनके इस खिताब को, और जैसे कि उनके ट्वीट्स और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते में जंग ख़त्म हो या ना हो, अमरीका जो है इस ईरान के खिते से या इस खिते से वो निकल जाएगा। देखें, सबसे पहले तो ये प्रिडिक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है कि अब नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहने जा रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ही फिकल माइंडेड हैं और उनका कुछ नहीं समझ आता कि वो एक वक्त क्या कहेंगे और दूसरे वक्त यू टर्न लेके बिल्कुल ही उससे ऑपोजिट कोई बात वो कह देते हैं। जहाँ तक उनके फिलहाल बयानात का ताल्लुक है कि जी हमने तो अपने हदफ जो है वो हासिल कर लिए हैं और हमारा हदफ तो रिजीम चेंज नहीं था, वो तो वैसे ही आ गया, और अब हमारा तो हदफ ये था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। तो माजरत के साथ ईरान तो पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा था, उसने JCPOA भी साइन किया था। उस ओमान के साथ जब गुफ्त शनीद हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने कहा, उसके बाद भी वो कहते रहे हैं कि जी हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहते, लेकिन NPT के मेंबर होने के नाते से हमारे कुछ हकूक हैं और हम न्यूक्लियर पावर को अपने सिविलियन यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए, और हजारों न्यूक्लियर यूजेस होते हैं और हम नहीं बना रहे। तो ये तो कहना कि जी अब वो नहीं बनाएंगे, ये तो अजीब सी मुझे बात लगती है। पहले वो कह रहे थे हम जाएंगे और हम इनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लेके आ जाएंगे, तो वो हदफ तो नहीं पूरा हुआ। दूसरा वो कह रहे थे कि जी हम अब जो है वहाँ पे लैंड फोर्सेस जो है वो लैंड करेंगे, वो भी मेरा ख्याल है उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि शायद पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो अब ये जो वो बातें कर रहे हैं ये बेसिकली जो उनको इंटरनल प्रेशर आ रहा है, जो उनको दुनिया में आइसोलेशन नजर आ रही है, उससे ये बेसिकली वो कभी भी नहीं कहेंगे, ईगो तो उनकी इतनी ज्यादा है कि जी हमें ढेर सारी मार पड़ी,
और हम जो करने निकले थे उस पे हमारे पीछे इस वक्त कोई खड़ा हुआ नहीं है। तो और नेचुरली वो जैसे आपने खुद कहा कि वो अपने एलाइज से भी खफा है, मतलब गिला कर रहे हैं, बड़े सख्त पैगाम भी उन्हें दे रहे हैं नगमाना साहिबा। वो यही कह रहे हैं अपने यूरोपीय इत्तेहादियों को कि तेल चाहिए होगा तो अब खुद ही जाकर ले लें, और जो कुछ हमारे साथ आपने किया है अमेरिका भी इसे याद रखेगा आगे आने वाले दिनों में। बात ये है कि जब इस चीज़ को वो मान चुके हैं कि अब डील हो या ना हो 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका निकल जाएगा खुद ईरान से, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उसके अमेरिका के जाने के बाद फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी खुद ब खुद खुल जाएगा, उसका मसला भी नहीं रहेगा। एक तरफ मुज़ाकरात के लिए वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो फिर मज़ीद थ्रेट्स भी कर रहे हैं ईरान को कि अगर मुआहिदा नहीं होता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जल्द से जल्द नहीं खोली जाती तो फिर ईरान के जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं वहाँ पर और तेल के कुओं पर अटैक्स किए जाएंगे। ये है क्या, ये दोहरी पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे आपने कहा कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो अभी जो उनका ऐलान है या जो कल का खिताब है, क्या वो डिसाइड कर देगा कि आगे इस जंग की क्या सूरत हाल रहेगी, सिचुएशन क्या बनेगी, वर्स होगी या फिर ये यहीं पर रुक जाएगा? देखिए, खिताब तो जहाँ तक मेरी नाक़िस राय में है, वो अपने जो इंटरनल वहाँ इस कदर का उनके खिलाफ एक महाज बना हुआ है इस वक्त, आई थिंक उसको पैसिफाई करने के लिए है। इसमें बहुत ज्यादा ब्रवाडो होगा कि जी हमने तबाह कर दिया उसको और हमने बिल्कुल इनकेपेबल बना दिया है, और जैसे वो अभी भी कह रहे हैं कि जी हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं, नेवी तबाह कर दिया फलाना, और बिल्कुल जो है वो रिजीम चेंज तो ऑलरेडी हो गई है और बड़े ये रीजनेबल लोग आ गए हैं। तो ये सारी बातें वो दुनिया तो नेचुरली इन पे इतना ज्यादा कान नहीं धरेगी, लेकिन अमेरिकन पब्लिक के लिए वो बेसिकली ये कर रहे हैं। बट लेट्स सी कि क्या कहते हैं। दूसरा दूसरा उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो बाकी इम्पोर्टेंट पावर्स हैं उनके एलाइज तो कोई उनके साथ नहीं खड़े, और जो उनके क्रिटिक्स हैं वो तो वैसे ही नहीं खड़े, जाहिर सी बात है। और इस वक्त जो खामोश पावर्स हैं जिनका बहुत ज्यादा वेटेज है जिनकी, जैसे रूस और चीन, तो कल जो चीन ने कहा है और पाकिस्तान और चीन का जो एक जॉइंट निकला है स्टेटमेंट जिसका आपने भी तस्करा किया, उसको एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें 2-3 चीजें जो हैं वो बहुत क्लियर मैसेजेस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को। पहला तो ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि जी वो तो यूनिलैटरलिज्म पे बिलीव करते हैं और धौंस धमकी और जिस पे मर्जी आए वो मतलब फौजें लेके चढ़ जाए, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करती है। और चाइना ने हमेशा कहा है कि ऐसे मामला जंग तक नहीं जाने चाहिए, और जितना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप साहब साइडलाइन करके यूएन को तबाह करना चाह रहे हैं, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आप यूएन में और मल्टीलैटरलिज्म में और सिक्योरिटी काउंसिल में जाइए और इस मामले को वहां हल करें। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। दूसरा, उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है और दुनिया बाकी भी यही कह रही है कि जी आप सिविलियन टारगेट्स नहीं हिट कर सकते, इट इज नॉट परमिसिबल अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो सिविलियन टारगेट्स ईरान तो नहीं हिट कर रहा, वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल हिट कर रहे हैं। तो आई थिंक सच ए स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, उन्होंने ये जो कहा है कि जी फौरन से बेशतर अलाउ किया जाए कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो खोली जाए। हाँ। तो देखें, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इस वक्त तो पैलेस्टाइन के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके जो जगह वो कब्जा किए हुए हैं ईरान में, तो फिर भी सिचुएशन बेहतर है। तो आई थिंक वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो वहाँ पैलेस्टाइन में वो कर रहे हैं वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है, लास्ट सेंटेंस, तो अमेरिका को ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल दे बी एबल टू गेट इट ओपन्ड बाय फोर्स। और दूसरा, उनको ये भी समझ है, वो कहते हैं जी आप खुद जाके तेल लेने, तो वो जो 20 कंट्रीज हैं जिन्होंने इनकार किया है ट्रंप के साथ खड़े होने का, उनको तो वो वैसे ही कह रहे हैं कि जी आप जाएं और ले लें।
बल्कि अमेरिका के सिवा तो बाकी भी वो उनको कह रहे हैं कि जी ठीक है, आप युआन में पेमेंट्स करें और हरमुज को हमने टोल बना दिया, आप बिल्कुल नगमाना साहब, यही जानना चाह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर अब चीन की जो पोजीशन है वो किस तरह से मजबूत आपको दिखाई देती है? क्योंकि हमने देखा कि ट्रंप साहब ने मुतालबा किया चीन से भी कि वो मदद करें आब नए हॉर्मज़ खुलवाने में। अब हमने देखा ये 5 निकाती जो मंसूबा पेश किया जा रहा है, इसमें भी पाकिस्तान और चीन दोनों की तरफ से इसका मुतालबा किया गया है कि आब नए हॉर्मज़ को खोला जाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर ये बेसिस मौजूद हैं, अमरीकी बेसिस मौजूद हैं खलीजी रियासतों में, वो तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम नज़र आती हैं, लेकिन ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़, इसका मुतालबा किया गया है पाकिस्तान और चीन की जानिब से। तो आपको कुछ नज़र आता है, कुछ पैटर्न बदलता हुआ, जिसमें युआन में कभी कहते हैं कि तिजारत होगी और फिर सलामती की बातें भी इन्हीं ममालिक की जानिब से की जा रही हैं, चीन की जानिब से की जा रही है, तो ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे इन ममालिक को? देखिए, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये जो हमारे वजीर खारजा का और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का चीन का दौरा है, इससे पहले मिडल ईस्ट और गल्फ की इम्पोर्टेंट पावर्स जो हैं, जिसमें तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, हम हैं और 5वां ईरान है, तो ये इनसे मुलाकात और बात करने के बाद हमारे वजीर खारजा गए हैं और जो अलामिया आया है उसमें डेफिनेटली इन कंट्रीज की इनपुट भी शामिल होगी, क्योंकि उसके बगैर ये हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, वो आप गल्फ स्टेट्स की भी कर रहे हैं, ईरान की भी कर रहे हैं और मिडल ईस्टर्न स्टेट्स की भी कर रहे हैं, जिसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर मिडल ईस्ट भी आता है, इजराइल भी आता है, जो कि तमाम इन एरियाज की टेरिटोरियल इंटेग्रिटीज को इम्पैक्ट करता है। तो देखिए, स्टेटमेंट्स के बहुत डीप पीछे जाके देखना पड़ता है कि ये इनका मतलब क्या है। और आई थिंक ये एक जॉइंट मैसेज है on behalf of Pakistan with a very strong partner China, but it also has the voice of the Gulf and Middle Eastern people. तो ये बहुत ही माकूल, बहुत ही जामे 5 नुकात है और इन पे अगर अमल किया जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से ये मुज़ाकरात के सॉर्ट ऑफ डायलॉग के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू मसाइल हल हो सकते हैं। अच्छा नगमाना साहिबा, इस सब सिचुएशन में जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का रोल है, ख़ास तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें चल रही हैं, इस हवाले से यही चीज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान एक तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ और हैं, अमेरिका के साथ कुछ और हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें डेफिनेटली कुछ ख़तरा भी है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका इनाम भी हो सकता है। अगर ये कोशिश हमारी सिफारतकारी कामयाब हो जाती है तो डेफिनेटली सिफारतकारी के जो खेल है इसमें पाकिस्तान को बहुत ऊपर ले जाएगी। देखिए, सिफारतकारी में पाकिस्तान हमेशा ही बहुत स्ट्रांग रहा है, डिस्पाइट द मिसपरसेप्शन जो लोगों के जहनों में होता है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कभी उस तरह फेल नहीं हुई। हमेशा से पाकिस्तान ने अपना नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रख के और बड़ी बड़ी मीडिएशंस भी कराई हैं, फैसिलिटेशंस भी कराई हैं और हमेशा, एज आई सेड, अगेंस्ट द नॉर्मल परसेप्शन के लोगों के जहनों में जो है जी पाकिस्तान तो, हमारे लोगों के जहनों में कि जी पाकिस्तान तो इधर उधर डोलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। और ये एक बार फिर हमने साबित किया है कि हम बहुत सेंसिबल, स्ट्रॉन्ग, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर पावर with a very huge population और उसके साथ साथ बहुत अच्छा politically strong democratic government है और हमारी military capabilities भी किसी से unmatchable है, बिल्कुल unmatchable। तो हम बहुत reasonable हैं और हमारा weight जो है as a middle power यहाँ बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे जब इस वक्त जब चीन को तो हमेशा हम पे कॉन्फिडेंस था, इस वक्त गल्फ और मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स को और अमेरिका को भी ये लगता है कि दी ओनली
कंट्री इन द रीजन जिसपे सबका इत्तेफाक है कि वो मीडिएशन करा सकते हैं, वो सेंसिबल है, वो पीस चाहते हैं, वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं और जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट। आप बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये पीट हेग्सेथ की जानिब से दावा किया जा रहा है ईरानी फौज का मोराल ख़त्म हो रहा है, अमेरिका की ताकत बढ़ रही है, कितनी सच्चाई आपको दिखाई देती है? क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले जो मुल्क जिन्होंने जो अपना इरादा था एटमी हथियार बनाने का उसको तर्क किया, उससे दस्तबरदार हुए, उनका हाल क्या किया गया? और ईरान ने जिस तरह से रेजिलियंस दिखाई है, आपको लगता है कि ये इस तरह से जो उनका कहना है पीट हेग्सेथ का कि ईरानी मोराल गिर गया है, जो 20 साल की उनकी तैयारी है अब तक गिर गया होगा मोराल? देखें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त और जो उनके हार्डकोर उनके साथी हैं, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो पंजाबी में हम लोग कहते हैं ना, गोंगलुओं पे से मट्टी झाड़ना। तो अब वो उनको पता है कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और लेकिन उन्हें अपनी ब्रवाडो भी कायम रखना है, उन्हें अपनी कौम को भी बताना है कि जी ये हमने कर दिया है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन अमेरिका, एज यू नो, वो इतना अपने आप में गुम होते हैं कि उन्हें एक से दूसरी स्टेट का जनरल पब्लिक को इतना पता नहीं होता। फॉरेन ऑफिस का बिल्कुल, मतलब फॉरेन पॉलिसी का और ज्यादा कम पता होता है। और जिस कदर का उनके ट्रंप साहब के खिलाफ आपने देखे, यूएस की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा था ये, तो ये उसको काफी शेकन अप है इस वक्त ट्रंप साहब। और हमेशा आपने देखा होगा कि जब चीजें ये फैसिलिटेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशंस की तरफ जब जा रही होती है तो कुछ कम और कुछ कंट्रीज अमेरिका जैसी बहुत ज्यादा रेटोरिक बढ़ा देती हैं और ताकि टेबल पे जाके कोई जो चीजें कंसीड करनी पड़े। और ये तो जाहिर सी बात है, वो कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहे हैं कि जी न्यूक्लियर हमने उनका खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया और मोराल डाउन हो गया। मोराल बिल्कुल ईरान का डाउन नहीं है। वो तो ये भी दावा करते हैं कि जी जो उनके अब सुप्रीम लीडर हैं वो भी गायब हैं सीन से, वो शायद शहीद हो गए हैं या वो उनको इनकैपेसिटेट कर दिया गया है। तो इस तरह की तो बातें अमेरिका करता रहता है। आई थिंक उनपे इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें इस वक्त फोकस करना चाहिए कि हम सारी दुनिया किस तरह इस वक्त उनको देख रही है, अमन की तरफ जा सकते हैं विदाउट फर्दर डैमेज। और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड और न्यूक्लियर एग्जैक्टली, और ये सबको पता है कि क्या सिचुएशन है और ईरान किस तरीके से खड़ा रहा। बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा आपका। हम खित्ते में अमन के हवाले से बात कर रहे थे, पाकिस्तान और चीन का जो रोल है, जो इंपॉर्टेंट 5 नुकात पेश किए गए हैं, उस पर डिस्कशन हो रही थी। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब शामिल करते हैं अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं गांव की ईद के हवाले से। आइए सुनते हैं क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। गुज़श्ता ईद पर जब मैं गाँव गया तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या पेश आया, बहुत ही गैर मामूली, अनएक्सपेक्टेड लेकिन कमाल वाक़या। और वाक़या ये था कि एक हफ़्ता पहले, ईद से एक हफ़्ता पहले गांव में या सोशल मीडिया के थ्रू मुश्तहर किया गया कि गांव की एक मखसूस जगह पर 50 साल से ज़ायद जो भी अफराद हैं वो वहाँ पे उनको आने की दावत दी गई कि वहाँ पे वो गुल्ली डंडा खेल सकते हैं, वहाँ पे वो कैंचे या ये बंटे या गोलियाँ जिसको कहते हैं ये खेल सकते हैं, और मुख्तलिफ़ और तरह की जो गेम्स थी जो कि पुरानी मतरूक हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ पे इस चीज़ का एहतमाम किया गया। बल्कि उनके लिए हलवा का एहतमाम किया गया, खाने पीने का एहतमाम किया गया। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था वहाँ पे। और मैंने ख़ुद वहाँ पे जब जाके शिरकत की तो वो एक तो वो जगह लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इससे बढ़कर ये कि जिस तरह पार्टिसिपेट किया लोगों ने वहाँ पे और जिस तरह वो ऐसे जैसे इंतज़ार कर रहे हों। सो सीनियर सिटीज़न्स के हवाले से ये जो स्टोरी थी मेरे लिए इसलिए गैर मामूली थी क्योंकि उससे पहले ये तमाम स्टोरीज़ हमने हुंज़ा में देखी। हुंज़ा में सीनियर सिटीज़न्स को जिस तरह डील किया जाता है, मुकम्मल तौर पे उसका पूरी कम्युनिटी जो है उनका ख्याल रखती है कि उनको मसरूफ़ कैसे रखना है,
उनकी सेहत के हवाले से क्या ख्याल करना, और सेहत के हवाले से ज़हनी सेहत आती है, उसमें जिस्मानी सेहत आती है, उनको किस तरीके से ट्रैवल करवाना है, हर वक्त वो कम्युनिटी जो है वो ये काम करती रहती है। तो वहाँ पे ये जो खबर है ये खबर नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़माने से ये काम हो रहा है, बहुत खूबसूरती से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या। अब जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, सीनियर सिटीज़न्स के हवाले से ये अर्ज़ करता जाऊँ कि जो कम्युनिटी है उसका बराह रास्त ज़िम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पे सफदर साहब हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत ज़िम्मेदारी ली और सीनियर सिटीज़न्स को एक जगह पे इकट्ठा किया और उनको उनके लिए एहतमाम किया, लेकिन ये एक रवायत डाल दी उन्होंने। अब ये हर ईद पर होना है और ये बहुत ही खूबसूरत होगा। किसी टाइम पे हो सकता है कि ये बहुत बड़े मेले की शक्ल इख्तियार कर दे, लेकिन ये बुनियादी तौर पे जब भी कोई इस तरह का वाक़या आप देखते हैं तो आपको ये आइडिया होता है कि कम्युनिटी जो है वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है सीनियर सिटीज़न्स के हवाले से। सीनियर सिटीज़न्स के हवाले से अर्ज़ करता जाऊँ कि उनको ये फील देना कि आई स्टिल मैटर, मैं अभी भी अहमियत रखता हूँ, ये तभी हो सकता है कि जब आप उनको इंक्लूजन दें, इंक्लूड करें फैसलों में, फैसला साजी में, और उनका जो ताल्लुक़ है वो अगली नस्ल के साथ बहुत ही बेहतर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिसको हम इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, ये बहुत स्ट्रेंथन होना चाहिए। जो वीक हुआ ये सदियों में कभी वीक नहीं हुआ। हम अगर देखें पिछले नोन हिस्ट्री में ये कभी इतना वीक नहीं हुआ जितना अभी हमें ये वीक नज़र आ रहा है, और ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नज़र आ रहा है। यानी इस हवाले से कि जिस तरह हमारे यहाँ एक तबका था जिसने मिसाल के तौर पर पंजाबी है या सिंधी है या मुख्तलिफ जो भी ज़ुबान आपकी अपनी ज़ुबान है, तो वो उससे जो फ़रार इख्तियार करवाया गया और ऐसे लगा जैसे माँ बोली जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है या कुछ अनपढ़ी की अलामत है, तो इससे एक डिस्टेंस पैदा हुआ। लेकिन मसला ये था कि वो ज़ुबान जो पिछली वाली नस्ल बोलती थी उसके लिए वो दूसरी ज़ुबान अजनबी थी। जिस तरह अंग्रेज़ी की हम बात करें तो बाकायदा मैं देखता हूँ कि फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट कराया जा रहा है, बच्चों को सिखाई जा रही है ज़ुबान, वो अपनी ज़ुबान से ही नाबल्द हैं, और उसकी वजह से एक पोते की दादा के साथ कन्वर्सेशन ख़त्म हो चुकी है, बल्कि दादा जो है वो ख़ुद थोड़ा सा हजीमत सी फील करते हैं या ऐसे फील करते हैं और वो खुद डिस्कनेक्टेड रहते हैं। ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है कि जनरेशन जो इंटर जनरेशनल जो रिलेशनशिप है वो इतना वीक हो जाए, वो हमने देखा है। सो किसी भी तरह ये इंटर जनरेशनल जो रिलेशनशिप है इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जितने भी आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये बताने की ज़रूरत है कि वो मैटर करते हैं, उनके फ़ैसले मैटर करते हैं, और फिर हमें ये देखना है कि किसी भी जगह पे उनके अंदर कोई परसिस्टेंट सैडनेस या कोई ऐसी कोई सैडनेस या उदासी की कैफियत तो नहीं है, या ज़िंदगी के हवाले से उनकी जो दिलचस्पी है वो कम तो नहीं होती जा रही, क्या वो लोगों को मिलने से अवॉइड तो नहीं कर रहे, क्या वो तन्हाई का शिकार तो नहीं है। हमारा काम है कि अपनी अगली नस्ल को पिछली नस्ल के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो मजबूत करना है। दादा और पोता का रिलेशनशिप जो है वो मजबूत होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है पोते के लिए भी, कि वो ताकि वो जो दानिश है, जो एक इज्तमाही दानिश यानी जो इंसान की एक दानिश है जो कि नस्लों में ट्रैवल कर रही है, वो मुंतकिल हो सके। ये बीच में डिस्कनेक्ट जो है ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है, और दादा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि वो सोशली इंक्लूडेड रहें, अपने जितने भी मामलात हैं सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर जो फ़ैसले हैं उनमें उनका जो किरदार है वो बहुत ही अहम रहे। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है कहना कि अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जो तरक्की याफ्ता मुआशरे होते हैं वहाँ पे 60 साल के बाद जो लोग होते हैं उनको ये एहसास होता है कि जीने की उम्र अब आई है। उसकी वजह यह है कि वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं अब उससे सबकदोश हो चुके हैं। सो अब ट्रैवल करना है, पूरी दुनिया देखनी है, और वो तमाम अधूरे ख्वाब पूरे करने हैं जो नहीं कर सके। म्यूज़िक नहीं सीख सके तो अब सीखना है, वो किताबें जो पढ़ना अधूरी रह गई, ये जो ख्वाहिश थी कि वो किताबें पढ़ी जाएँ, अब वो किताबें पढ़ना है। और इस तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर सके, वो समझते हैं कि 60 साल के बाद यही तो उम्र है वो तमाम ख्वाबों की तकमील की। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये बिल्कुल बरअक्स होता है। हमारे यहाँ 60 साल की उम्र का मतलब ये है कि आप रिटायर्ड हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान आइसोलेट होते चले जाता है, एक लोनलीनेस, एक तन्हाई की कैफियत में चला जाता है, और ऐसे जैसे अब वो मैटर नहीं करता। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन गांव के लोगों का जिन्होंने इसका इनेकाद किया, और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि ये एक रवायत जड़ पकड़ेगी, बल्कि हमारे जो आसपास के गांव हैं और पाकिस्तान के तमाम जो गांव हैं
सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड करेंगे इन तमाम मामलात में और उनके जो तमाम पुराने खेल थे, क्योंकि जब ये मुश्तहर हुआ ये मामला तो मुझे नहीं आइडिया था कि इस तरह पार्टिसिपेंट्स आएंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप अपने गाँव में ये करके देखिए और आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से वो जो बुज़ुर्ग हैं वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। इसी से आइडिया लगाइए कि ये कितना बड़ा वैक्यूम है, ये कितना बड़ा स्पेस है, जितनी खला है, इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये आइडिया शेयर करने का मकसद ये था कि मुझे यकीन है कि आइडिया जो है वो आप अपने अपने इलाकों में इम्प्लीमेंट करेंगे और अगली जो आने वाली ईद है इस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी गैर मामूली, बावकार और हमाजहत शख्सियत से मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जिनकी कहानी सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि जज्बे, फ़न और लगन का एक हसीन इम्तिजाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़ातिमा हुसैन की। ऐसा नाम जो घुड़सवारी की दुनिया में महारत, नफासत और कमाल की अलामत बन चुका है और आर्ट की दुनिया में भी अपनी मुनफरिद जगह बनाने में कामयाब रही हैं। यूरोप के बावकार ड्रेसाज मुकाबलों में फ़तह हासिल करना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन फ़ातिमा हुसैन ने यह कारनामा सर अंजाम देकर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। मज़ीद घुड़सवारी की माहिर और ज़बरदस्त आर्टिस्ट फ़ातिमा हुसैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनके इस शानदार सफ़र की कहानी। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? Walaikum assalam. Good morning to you as well. Thank you for having me here. Thank you so फातिमा, much you for look joining very us. fresh in the morning. Oh, thank you so much. अच्छा फातिमा, पहले हम जानना चाहते हैं कि यू आर एन आर्टिस्ट बिल्कुल। और फिर ड्रेसाज भी आप कर रही हैं, तो दोनों का ये कैसे इम्तिजाज, कैसे दोनों को किस तरह से एक साथ लेकर चल रही हैं? एंड प्लस यू ट्रेन इन फ्रांस एज वेल, तो फ्रांस को भी इसीलिए मुंतखब किया कि दोनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं? देखिए, इस सब का जो रूट है ना, बेशक वो आर्ट वर्क है या फिर मेरी एजुकेशन या मेरा काम, मेरी स्पोर्ट, हर चीज़ इट ट्रेसेस बैक टू वन थिंग, हॉर्सेस। ये सब कुछ घोड़ों से ही शुरू हुआ क्योंकि वो शौक़ इतना ज़्यादा था बचपन से, वो एक्सपोजर था कि बस यू नो पेंट भी घोड़े करती थी, देखती भी घोड़े थी, राइडिंग, स्पोर्ट, एंड देन वो चीज़ बढ़ती गई। एंड यू नो आई वुड से कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने पैशन को लेके ही आगे बढ़ सकी हर एस्पेक्ट में। अच्छा, ये जर्नी आपके लिए बचपन से आपने जिक्र किया, बचपन से शुरू हो गया दोनों का एक साथ सफर? दोनों का, बिल्कुल। सो आर्ट वाज, अगर आप किसी भी मेरी फैमिली मेम्बर से पूछें, दे विल बी लाइक शायद अभी भी कोई स्केचेस संभाले हुए होंगे बचपन से, यू नो, ड्राइंग हॉर्सेस एंड हमेशा हॉर्सेस। व्हाई दिस फैसिनेशन? आई विश आई न्यू। आई गेस कुछ चीज़ें होती हैं दैट यू आर बोर्न विद, certain passions, certain skill sets, certain, you know, वो inclinations. तो घोड़े and creativity, it was always there. I can't pinpoint it. I can see the link between it. लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि the love for horses, हम इसे किस्सा पारीना समझते हैं कि पुराने ज़माने के लोग बहुत प्यार किया करते थे। They used to talk with horses, उनके साथ एक बॉन्ड उनका होता था जो दिखाई देता था। हम पुरानी मूवीज़ भी देखते हैं तो हमें वो दिखाई देता है। तो अभी चीज़ें जैसे हम देख रहे हैं चेंज, ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, AI रिप्लेस करती जा रही बहुत सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर तो कोई रिप्लेसमेंट हमें नज़र नहीं आ रही, बल्कि आप तो उन पुरानी चीज़ों के साथ ज़्यादा एसोसिएट कर पा रही हैं। बिल्कुल, सारा आपका फिजिकल स्किल, हाथ का काम, वही पुराने शौक लेके चलना, एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यस, दुनिया में बहुत टेक्नोलॉजिकल तब्दीलियाँ आ रही हैं, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, AI आ रहा है, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आई फील लाइक आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसमें ह्यूमन एलिमेंट आता है। वो कोई भी आपका स्किल सेट, कोई भी आपका क्राफ्ट्समैनशिप जिसको कहते हैं, कोई भी स्पोर्ट, ये I really hope and I truly think कि these will always stay. More power to you for that. अच्छा, बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं है आपके स्पोर्ट के बारे में। हम चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ज़रा बताएं कि ड्रेसाज बेसिकली है क्या, इतना मुश्किल और नफीस खेल है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, खेलना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। सो आई वुड से ड्रेसाज जो है वो एक FEI स्पोर्ट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि FEI क्या है। FEI एक स्पोर्ट की, हॉर्स रिलेटेड स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी है। इट्स कॉल्ड फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल, ठीक है। सो इट इज़ उनके बल्कि हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में, वी विजिटेड लास्ट ईयर एज वेल, एंड दे गवर्न अ फ्यू स्पोर्ट्स जिसमें ड्रेसाज आती है, शो जंपिंग आती है, इवेंटिंग आती है, वॉल्टिंग, ड्राइविंग, that's it, 5 sports in total. So these are the sports that fall under FEI. और ये वो sports हैं जो pinnacles पे, like pinnacle of sports,
स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स जो सबसे हम बड़े देखते हैं, ओलंपिक्स हो गई, एशियन गेम्स हो गई, यूरोपियन चैम्पियनशिप्स हो गई, इधर आपको ये स्पोर्ट्स नज़र आएंगी। हमें कभी ओलंपिक्स में पोलो नहीं नज़र आती, नेज़ाबाजी नहीं नज़र आती, कुछ और रीजनल कल्चरल स्पोर्ट्स हैं जो नज़र नहीं आती। दीज आर द स्पोर्ट्स जो हमें नज़र आती हैं। सो दीज आर द स्पोर्ट्स जिनके थ्रू आप पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में वो अवेयरनेस, जैसे कि आपने कहा, कि नहीं है। बेशक वो प्राइवेट इदारे हैं या स्कूल्स हैं जैसे HSN कॉलेज, थोड़ा थोड़ा अब जाके काम शुरू हुआ है। यू सी शो जंपिंग वगैरह, यू सी सम स्मॉल कॉम्पिटिशंस, पर उस लेवल पे नहीं जिधर फॉर एग्जांपल हमारे काफ़ी नेबर्स पहुंच चुके हैं, नेबरिंग कंट्रीज हमारे बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन मे बी वन ऑफ द रीजन इज दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इट इज़ फॉर श्योर, आई विल नॉट डिनाई दैट। यू आर टॉकिंग अबाउट अ हॉर्स दैट इज़ इन क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ एथलीट का कमाल नहीं है, आपका घोड़ा 50% ऑफ द कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसने परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे उसने देनी है, आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना है कि घोड़े ने आगे करना क्या है। सो द हॉर्स मैटर्स अ लॉट एंड गुड हॉर्सेस कॉस्ट अ लॉट, मूविंग हॉर्सेस कॉस्ट अ लॉट, कीपिंग हॉर्सेस कॉस्ट अ लॉट। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की आपने बात की, उनमें से एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस ये भी है कि हम जो अपने एनिमल्स हैं वो बाहर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पाकिस्तान से लाने तो देते हैं आपको कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करने देते। तो इसके लिए आपको भी प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड एक्चुअली आई डू वर्क इन इम्पोर्ट्स एज वेल। सो जहाँ तक आई वर्क विद अ लॉट ऑफ प्राइवेट बायर्स पाकिस्तान में जो घोड़े इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। सो सोर्स करने हैं घोड़े, इधर मूव करने हैं, लोकली ट्रांसपोर्ट करने हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग, आई वर्क इन दैट। सो वो प्रोसेस भी मैंने बहुत करीब से देखा है। और उसमें जैसे कि आपने कहा, आप जानवर मुल्क के अंदर ला सकते हो, जैसे हम काउस भी इंपोर्ट करते हैं इन आवर एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर, ठीक है। बट पाकिस्तान से बाहर कोई जानवर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वी आर इन अनफॉर्चुनेटली द रेड लिस्ट और द रेड जोन फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज हु आर रिसीविंग दीज एनिमल्स, विच बेसिकली मीन्स कि आपको ये ममालिक कह रहे हैं आपके हेल्थ और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर नॉट अप टू स्टैंडर्ड, देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस, वी कांट एक्सेप्ट एनिमल्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि ये हमारी बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन ना कर दें। राइट। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंस। एंड और इसमें ये जो सिचुएशन हमने डिस्कस की कि ऐसा होता है, तो उसमें तो फिर बहुत मुश्किल है ऐसी स्पोर्ट का पाकिस्तान में होना, क्योंकि आप फिर इंटरनेशनली अपना एनिमल नहीं लेकर जा सकते, और जब आप नहीं लेकर जा सकते तो फिर दीगर मसाइल भी बहुत सारे हैं, आप वो स्पोर्ट ही नहीं कर सकते। आपने सोचा है कुछ कि पाकिस्तान में कुछ इंट्रोड्यूस कराया जाए, यहाँ कोई ट्रेनिंग्स दी जाए? हमारा नया टैलेंट, हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं, बट वही वाली बात आ जाती है, ना स्पॉन्सर्स मिलते हैं, ना वो अपने एक्सपेंसेस उठा सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपके माइंड में है इन फ्यूचर करने के लिए? बिल्कुल। सो रिसेंटली इस साल स्पेशली मैंने आई वाज अ जज एट अ फ्यू कॉम्पिटिशन्स, जिसमें से एक वाज द वहाली कॉम्पिटिशन HSN कॉलेज का जो होता है सालाना, उनका सबसे बड़ा जो इक्वेस्ट्रियन कॉम्पिटिशन। सो इट वाज लवली टू सी, मतलब जो सारे उधर स्टूडेंट्स थे एंड द किड्स पार्टिसिपेटिंग, दे हैव ट्रूली मेड द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट दे हैव बीन गिवन। सो जैसे कि आपने कहा, स्किल है पाकिस्तान में, हर एस्पेक्ट, हर फील्ड में स्किल भरी हुई है, शौक भरा हुआ है, एंड एक वो नीड भी है कि वी वांट टू डू समथिंग। बट जैसे कि आपने कहा, फैसिलिटी नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सो इंशाल्लाह डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ माई प्लान्स कि मैं ये चीज़ पाकिस्तान में ला सकूँ। ये आई डू टॉक अबाउट इट अ लॉट, अवेयरनेस क्रिएट होए। If someone comes to me, they require any help, any guidance, I'm always available because I do want कि ये चीज़ आगे बढ़े। We really need Pakistan to come up in that sense. बिल्कुल ऐसा ही है, एंड थैंक यू फॉर दैट कि आप इस शोबे में भी पाकिस्तान का नाम जो है वो एग्जिस्टेंस पर है, लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की भी पार्टिसिपेशन मौजूद है आपकी तरह से। लेकिन आप देखते हैं इसमें रेशो क्या है? मर्दों की हमें कम रेशो नज़र आती है ड्रेसाज में, ख़वातीन की दुनिया में, पूरी दुनिया में हमें दिखाई देता है कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल। Well, I mean the statistics are actually quite right. You do see more women in the sport, specifically dressage. Show jumping में आपको ज़्यादा मर्द नज़र आएंगे। Well, I guess maybe एक natural inclination होती है। मैं अपने experience की बात कर सकती हूँ कि for me, I personally as a woman love the softness that dressage brings. I love the connection, एक deeper understanding, क्योंकि आपको उसमें कोई बहुत तेज़ मूवमेंट्स, कोई बहुत ज़्यादा गैलपिंग, कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट टाइप की फीलिंग नहीं है। इट्स अ लॉट कि लेट्स स्लो इट डाउन
लेट्स अंडरस्टैंड आवर हॉर्स, और अगर उसकी 3 चालें हैं, वॉक, ट्रॉट, कैंटर, उन चालों को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं इनटू सो मेनी डिफरेंट मूवमेंट्स, एंड दैट इज़ हाउ द बेसिक्स एंड द फाउंडेशन ऑफ एक्विटेशन इज़ बॉर्न, जो कि ड्रेस आ जाए, बेसिक एक्विटेशन। अच्छा, इसमें हमें ये बताएं फातिमा कि कोई स्पेसिफिक ब्रीड होती है हॉर्स की जो रिक्वायर होती है, या फिर क्या, और दूसरी चीज़ ये कि जो कनेक्शन है राइडर का अपने घोड़े के साथ, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जब आप एक स्पोर्ट में उसके साथ चल रहे हैं, और उससे पहले आपको कितना टाइम लगता है एक बॉन्ड बनाने में? बिल्कुल, सो द हॉर्स मैटर्स अ लॉट, और इस स्पोर्ट में हमें जो ब्रीड सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो है वार्म ब्लड्स। किसी भी तरह का वार्म ब्लड, इतनी रजिस्ट्रीज़ हैं यूरोप में, जैसे डच वार्म ब्लड जो कि पाकिस्तान में बहुत फेमस है, कुछ लोगों ने इम्पोर्ट भी किए हुए हैं, सेल्स फ्रांसेस हो गया, ओल्डनबर्ग, हैनोवेरियन, हॉल्स्टनर, ऑल ऑफ दीज आर वार्म ब्लड्स। और वार्म ब्लड स्पेसिफिकली ब्रीड ही इसलिए किए गए हैं ताकि देर बिगर हॉर्सेस, देर मोर मस्कुलर, उनकी मूवमेंट जो है वो ज़रा बेहतर है, उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है मूवमेंट में। जैसे काफ़ी लोग मुझे कैसे कहते हैं कि हमारा जो देसी घोड़ा है, विच इज़ अ फिनोमिनल ब्रीड, उसकी एक चाल है, तो ड्रेसाज में तो आपको चाल चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली देसी घोड़ों की गेटेड चाल होती है, दे आर गेटेड ब्रीड्स। कुदरती तौर पे उनके अंदर ये हाई स्टेपिंग मूवमेंट इनबिल्ट है, सो वो उस मूवमेंट से ब्रेक करके एक्सटेंशन, कलेक्शन, मीडियम में नहीं जा सकते, जैसे डिफरेंट गियर्स नहीं लगा सकते, वो एक ही गियर चलता है। सो दैट्स वाई वार्म ब्लड्स वुड बी द मोस्ट सूटेड रादर देन गेटेड ब्रीड्स। और जहाँ तक मेरे घोड़े का ताल्लुक है, वो शी इज़ ए बेल्जियम वार्म ब्लड, ऑल्सो डच वार्म ब्लड, क्रॉस रजिस्ट्रेशन हो सकती है। शी इज़ दिस ह्यूज हॉर्स, एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स में व्हेन यू आर चूजिंग अ हॉर्स, तो सिर्फ ये नहीं हम देखते कि अच्छा द हॉर्स इज़ टैलेंटेड, इट गोज़ वेल, खूबसूरत है ये वो। येस, द हॉर्स शुड बी टैलेंटेड, बट आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। मे बी द हॉर्स इज़ अमेजिंग, इट मूव्स ग्रेट, मैं उसकी वीडियो देखती हूँ, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त, बट मे बी व्हेन आई सिट ऑन इट इट्स रियली स्ट्रॉन्ग फॉर मी, यू नो, मे बी मेरे कमांड्स उसके लिए ठीक नहीं है, उसकी मूवमेंट्स मेरे लिए ठीक नहीं है। सो इवन व्हेन गेटिंग हॉर्सेस, व्हेन चूजिंग हॉर्सेस फॉर द स्पोर्ट, यू हैव टू सी व्हाट सूट्स यू एट द एंड ऑफ द डे। राइट, तो अच्छा, जो आपके फुटस्टेप्स पर चलना चाह रहे हैं ख़वातीन खास तौर पर, उनको क्या मैसेज देंगे आप? I would say starts, if you, this is something you really want to pursue, पहली चीज़ तो ये है कि sport of any kind is always encouraged, ठीक है, for your physical and mental well-being. Absolutely. और उसमें कोई भी gender restrictions नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक equestrian sports या FEI sports का ताल्लुक है, start with whatever you've been given. If you truly, you know, want to do this, आपके पास जो भी facility है, आपके पास जो भी करीबी riding schools, you know, whatever plan you have, see it through, because the biggest thing at the end of the day is regret. जब आपके अंदर regret रह जाता है ना कि मैं ये काश परसू कर सकती, या फिर थोड़ा बहुत ही मैं प्रैक्टिस कर लेती, या एज अ लेजर ही ले लेती इसको, एज अ हॉबी। So just don't let it go, don't let that regret pool up, and inshallah if you're suited to the sport you will go the distance, no doubt. What a beautiful message. Thank you so much फातिमा हुसैन, इंतहाई टैलेंटेड हमारे साथ मौजूद थी, इनसे आपकी मुलाकात हमने करवाई है। अभी वक्त तो एक्सप्रेसो में छोटी सी ब्रेक का, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। हमने शो के इब्तिदा में जो जंगी सूरत हाल थी उसकी बात की थी, लेकिन अब उसके जो असरात हैं मईशत पर, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ईरान अमेरिका जंग के बाद खित्ते में सूरत हाल ख़राब है, और आप जानते हैं कि ख़ास तौर पर मुल्कों की जो मईशत है वो हिचकोले खा रही है। पाकिस्तान में इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास हो रहे हैं, और वफाकी हुकूमत ने तरक्याती फ़ंड्स में से भी अब कटौतियाँ की हैं ताकि आवाम को पेट्रोलियम कीमतों में सब्सिडी दी जा सके। स्मार्ट लॉकडाउन का कहा जा रहा था, मगर सूबों ने मुखालफत की, तो इसकी वजह से अब स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत माली 26 के पहले 9 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम रही है, जो कि ऑब्वियस है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 610 अरब रुपए के बड़े खसारे का सामना है। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक FBR जुलाई से मार्च तक तकरीबन 9.3 खरब रुपए के महसूलात जमा कर सका है, जो कि IMF की जानिब से मुकर्ररा हदफ से नुमाया तौर पर कम है, और इस दौरान महसूलात में सिर्फ 10% इजाफा हुआ, जो सालाना हदफ हासिल करने के लिए दरकार रफ्तार का तकरीबन आधा है। और हुक्काम
आराम ये भी बताते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने भी महसूलात पर मनफी असर डाला है। सिर्फ मार्च के महीने में तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस दरामदात मुतासर हुई हैं, जिससे 65 अरब रुपए की कमी वाक़या हुई है, जबकि गैस की फराहमी में तातुल के बायस खाद के कारखानों ने भी मतवक्के टैक्स से 35 अरब रुपए कम अदा किए हैं। उधर IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का भी मुतालबा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम मजीद महंगा होने का भी खदशा है। IMF ने आइंदा माली साल 26-27 के वफाकी बजट में 1600 अरब रुपए से जायद इजाफे के साथ टैक्स वसूलियों का हदफ 15,600 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ भी दे दी है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जिस पर बात करने के लिए इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना है। इसके साथ साथ बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात के ऊपर। डिफरेंट आर्टिकल्स उनके मुख्तलिफ औकात में आ रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? Thank you so much. I'm all well, जी. Thank you for having me, जी. Good to see everyone. थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, डेफिनेटली इकोनॉमिक वॉर्स के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होते हैं। अब सिचुएशन हम देखें, अब तो अरब ममालिक ने भी तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। इस सारी सिचुएशन में, इस सारी वॉर सिचुएशन में पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर पड़ा है, ज़रा वो हमें बताइए। तो अभी जो इंट्रोडक्शन आपने पेश किया वो एक मिक्स्ड पिक्चर पेश करता है एक इकोनॉमी की। ये वो इकोनॉमी है जो इवन वॉर से पहले एक स्टेबलाइजेशन के फेज में थी, जिसका मतलब है एक मैक्रो सी स्टेबिलिटी आ गई थी। ये सारा जो है इसका महवर जो था वो एक IMF की इंगेजमेंट थी, जिसने इकोनॉमी को एक तरह से जो खसारे हैं उनको कम कर दिया, स्लो कर दिया डिमांड को, और इकोनॉमी को जो इन्फ्लेशन अफरात ज़र है वो 5-7% के ब्रैकेट में आ गई। जो ग्रोथ है वो 3-3.5-4% के ब्रैकेट में, यानी कि लो ग्रोथ में आ गई। और जो बैरूनी खसारा है वो इंपोर्ट्स को संभाल कर, और उसको ट्रेड डेफिसिट फिर भी बरकरार रहा, पर रेमिटेंसेस बहुत बेहतर हो गई पाकिस्तान की। इस पिक्चर में हम एक शॉर्टफॉल में ही आ रहे थे FBR की भी इनटू दी वॉर। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ने ये किया है कि पाकिस्तान को और दुनिया की मईशतों को जो ये लेके चली थी कि $65 का तेल, सो मैम ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, राइट। $65 का क्रूड उन्होंने बिल्ड किया अपने बैलेंस ऑफ शीट पे जो इकोनॉमीज़ की होती हैं, उसको आज री रेट करके अगर आप $85 या $90 पे करेंगे तो उससे एक तो जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ेगा, पाकिस्तान का भी बढ़ेगा, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी, पाकिस्तान की भी बढ़ेगी। जो आपका इकोनॉमी है, चूँकि इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी बिकॉज डिमांड कम होगी, आप 30 लीटर की बजाय 25 लीटर डलवाएंगी, आप कम ट्रैवल करेंगी। इसी तरह जो ओवरऑल आपके पास पैसे हैं खर्च करने के वो कम होंगे, इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी तो वो कंपेटिटिव कम होगी, तो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी कि 4% की ग्रोथ हम अगर लेकर चले थे तो वो कम होगी। अफरात ज़र अगर हम 5 से 7% समझते थे तो अब मैं समझता हूँ ये 7 से 8% पे चली जाएगी ऑन दी एवरेज, और इस माह हो सकता है 8% से भी ज्यादा है। ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। रेमिटेंसेस, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। सो 22 अरब डॉलर की रेमिटेंस आउट ऑफ द $40 बिलियन जो हम इस साल इमेजिन कर रहे हैं वो आना है गल्फ रीजन से। अगर 5% हर्ट होती है तो $1 बिलियन कम होगी, अगर 10% हर्ट होती है तो $2 बिलियन कम होगी। और ये याद रखिए, हो सकता है मार्च में इतना हर्ट ना आए, बट आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर 5-6 मिलियन पाकिस्तानी रहता है मिडल ईस्ट में। ये 7-8 साल के साइकिल पे रहता है। इट्स नॉट लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप वेयर पीपल गो, दे गेट देयर इमिग्रेशन, उनके बच्चे भी वहां रहते हैं। ये जो रहते हैं, ये चूंकि ज्यादा वर्क वीजा पे रहते हैं, ये 7-8 साल बाद काम करके पाकिस्तानी वापस आ जाते हैं। सो नए लोगों का जाना जरूरी है। 6 से 8 लाख पाकिस्तानी बाहर जा रहा था, मेरा ख्याल है ये स्लो हो जाएगा। सो इसका लोगों की इनकम्स पर, बिकॉज आप देखिए ना 9 से 10% हमारी पूरी इकोनॉमी के हुजम का आता है कहाँ से? $40 अरब की रेमिटेंस से। अगर वो कम आएगा तो लोगों को एक एडवर्स इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी जो एब्जेक्ट पावर्टी, जो बिल्कुल लो लेवल पे पावर्टी है ना, वो है 29%। ये हमें खुद अथॉरिटीज ने बताया। जरा अगर $2.5-3 की पावर्टी डे पे करें तो वो 44% है पाकिस्तान पे, तो उस पे इम्पैक्ट आएगा। सो द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज। इन द शॉर्ट रन आई थिंक मैं एक कमेंट जरूर करूं, मेरे ख्याल में जो
ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनका जो बेस्ट फ्रेंड था ना वो था डिमांड मैनेजमेंट, डिमांड कंजर्वेशन और डिमांड को तोड़ना। जब मैं फिगर्स देखता हूं और ये भी सुनता हूं कि मार्च की जो कंजम्पशन भी आ रही है तेल की, वो उतनी कम नहीं आ रही जितनी हम उम्मीद कर सकते थे, और मैं ओवरऑल देखता हूं मोबिलिटी मैनेजमेंट, कंजर्वेशन मेजर्स, एनर्जी एफिशिएंसी, पब्लिक का बिहेवियर, I am not very satisfied that we have done the kind of demand management that we should have done. लोगों की जेबों पे भी भारी पड़ेगा, ये हमारे खसारे पे भी भारी पड़ेगा, हमारी इंपोर्ट पे भी भारी पड़ेगा, और यही हमारे पास था जो हमें करना चाहिए था। अब ये सब कुछ नहीं किया तो स्मार्ट लॉकडाउन की बातें आ रही हैं, वरना अगर आप ये सब कुछ कर लेते, वो 3 दिन जो छुट्टी के थे, फ्राइडे सैटरडे संडे, लोगों को घर बिठाते, तेल की कीमत थोड़ी और बढ़ने देते मुल्क में, ताकि मैं और आप जो है अपने ये जो डिस्क्रेशनरी, यानी कि हम मर्जी से बाहर जा रहे हैं, डिस्क्रेशन से जा रहे हैं, ये ट्रिप्स काटते, पब्लिक सेक्टर इससे ज्यादा दिखाता ऑस्टेरिटी के मेजर्स, जिसका मतलब है ठीक है फ्यूल और ये सब काटना, बट एक बड़ा, हम क्योंकि मैं फाइनेंस में मैंने काम किया है पाकिस्तान में, 5 फाइनेंस डिविजन्स हैं, 4 प्रोविंसेस के, 1 फेडरल का, वो ये मार्च में ही इशू कर देते कि मार्च अप्रैल मई जून में आपने अपने ERE जारी खर्चात में 10% की कटौती करनी है। अब हमने कम क्या किया, हमने जाके 100 अरब रुपए का PSDP कम किया, डेवलपमेंट बजट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई खर्चा कम कर दिया, ये दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि जो हमने आज डैम पे खर्च करना था, दासू पे, वो हम अगले साल 110 अरब खर्च करेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। खर्चे कम करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, खर्चों को मौखर करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हमने ये कर दिया। एक ओवरऑल तनाजुल में अब चूंकि हम इस पे रिलाई कर रहे हैं कि महंगा तेल आ रहा है, हम उसको लेते चले जाएं, 23-24 दिन का डीजल पड़ा हुआ है, और फिर हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी सोचना है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोविड के बाद हमने ज़खायर बिल्ड करने थे 60 और 90 दिन। आज जब हम वॉर में गए हैं तो 28 दिन के ज़खायर थे, आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 23 दिन का डीजल है और 11 दिन का क्रूड है। सो वी आर रिलाइंग के शिप्स आएंगी और वो बड़ी महंगी आएंगी, ये भी याद रखिए। जो $65 का तेल था प्री वॉर, आज जो दुबई की प्राइस जो हमें हिट करती है वो $124 है। इट्स नियरली डबल द प्राइस। गवर्नमेंट को इस फ्राइडे मेरी दानिश में कीमत को वेरी कर देना चाहिए और स्पेशल सब्सिडी पे चले जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी जो ये बढ़ाया गया है, 55 रुपए बढ़ाए गए, तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखकर पहले ही इतना बढ़ा दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कि वो 2-3 हफ्ते सस्टेन कर सकती हैं? और उसके साथ साथ ये जो IMF का जो मॉडल आपने बताया, दूसरा ये जो सवाल का हिस्सा है वो ये कि IMF ने जो पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालबा कर दिया है, इससे तो चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, और ये सिर्फ इस पर रिलायंट होकर नहीं चला जा सकता कि आप सार्फिन पर ही इसका बोझ डालते जाएं। कुछ पॉलिसी होती बनती नजर आ रही है। मैं भी ऐड कर दूं कि टैक्सेस का तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है। ओके, सो हमें 1 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा, because you want to educate people and you want to educate the authorities also. Exactly. पॉलिसी मेकर्स को भी बाहर से एडवाइस लेनी चाहिए। देखिए, पहली बात, जो 55 रुपए बढ़ाया, उसके बाद 129 अरब रुपए की हमें एक सब्सिडी सी बर्दाश्त करना पड़ी। ठीक, अब बात यह कि 55 के बाद फिर 20 रुपए बढ़ा देते, क्योंकि आप अपनी 1800 सीसी करोला में, सिविक में भी वही सब्सिडी ले रहे हैं जो रिक्शे वाला ले रहा है, या जो 2 बाइक वाला ले रहा है, जो 2 व्हीलर है वो ले रहा है, या चिंची वाला ले रहा है। सो आपको ये तब्दील कर देना चाहिए था, आपको प्राइस एडजस्ट थोड़ी सी करनी चाहिए थी पार्टली, और साथ ही टारगेटेड सब्सिडी पे, ये तो मैंने दूसरे दिन लिख दिया था कि डोंट गिव सब्सिडी ऑन पेट्रोलियम, गिव सब्सिडी टू द पीपल हु डिजर्व द सब्सिडी। देयर इज अ डिफरेंस इन आप हम ये समझ नहीं पाते कि यार हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज ना करें, हम उन लोगों को सब्सिडाइज करें। सो थोड़ा सा प्राइस 55 के बाद भी 20-30 बढ़ने देते सुपर पे, पेट्रोल पे, और जो अफेक्टेड वल्नरेबल हैं उसका डेटा है ना। देखिए ना, जहां काम पाकिस्तान ने सही किया है, 10 से 30 मिलियन हाउस होल्ड का एक है नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, उसमें डेटा पड़ा हुआ है। हम तीनों का नहीं है उसमें डेटा, उसमें उनका डेटा पड़ा हुआ है
जो 29% एब्जेक्ट पॉवर्टी में है, जो 44% ओवरऑल, अगर आप जरा रिलैक्स करके पॉवर्टी का नंबर निकालें तो आप जाकर उनको दें, जितना मर्जी सब्सिडी दें, मतलब जितनी ज्यादा आप उनको इनकम सपोर्ट देना चाहते हैं जरूर दें। और इसी तरह आपको 127 अरब ना खर्च होते बल्कि 70 अरब होते और आप प्रोविंसेस से पैसे ना मांग रहे होते। सो इट्स वेरी सिंपल। सो एक तो ये बात होगी। अच्छा। अब प्रोविंसेस को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब ये तो देखे ना, आज वॉर को एक माह से ऊपर हो गया है। अब भी अगर हम ये कहें कि हम इजलास करके इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिसी साजी क्या होगी, तो हमें रियलाइज करना है कि रिएक्शन फंक्शन इस तरह की चीजों में बड़ा स्विफ्ट होना चाहिए। इट कांट वेट फॉर अ मंथ एंड वन डे एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू, बिकॉज जो पानी है वो रोज सर से इस तरह गुजर रहा है कि 127 में अब अनदर 50 अरब बिल्ड हो चुका होगा। Exactly. 170 अरब की सब्सिडी सरकार ले चुकी होगी और आपकी मैम जो यू आर बाइंग एक्सपेंसिव फ्यूल फॉर द कंट्री, तो आपके डॉलर भी खर्च हो चुके होंगे। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि पहले से ये जो सोच लिया जाना चाहिए था, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये उस वक्त बन जानी चाहिए थी जब ये सब कुछ इनिशिएट हुआ था। ऑलरेडी पेट्रोलियम लेवी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब होगा क्या आगे अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करती है? गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या बेस प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा? फिर तो वही बात आ जाएगी, 300 प्लस पर चली जाएगी आवाम के लिए बात। और दूसरा ये कि ये जो सब्सिडी की आपने बात की, इस हवाले से एक प्लान था, एक ऐप बनाई जा रही थी, डिज़ाइन की जा रही थी कि जिसके अकॉर्डिंग जो है वो राशनिंग की जाएगी और उसके बाद फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो दी जाएंगी आवाम को। क्या वो तरीका दुरुस्त है रिलीफ का? तो पहली तो बात यह कि ये जिसने भी IMF से निगोशिएट करना है उसको उनको बताना पड़ेगा कि ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, ये हमने, चूंकि मैं खुद लगाने वालों में से था, ये हमने जनरल सेल्स टैक्स को 0 किया था क्योंकि वो प्रोविंसेस के साथ शेयर होता था। ठीक, मतलब अगर उसमें इस साल 1468 अरब रुपए आते, बिकॉज दिस इज द अमाउंट, तो उसमें से 60% प्रोविंसेस के पास चला जाता। PDL का 1468 आएगा, वो सारा फेडरल के पास रह जाएगा। कोई गुंजाइश नहीं है, आई एम सेइंग दिस वेरी वेरी क्लियरली, कि GST लगाया जाए ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिकॉज PDL GST का मुतबादिल था जो लगा दिया गया था। सो लेट्स बी वेरी क्लियर। सो एक तो ये बात हो। दूसरी बात मेरी ये राय है, किसी वक्त इस पे IMF पे गहरी डिस्कशन कर लेंगे। IMF का प्रोग्राम रीनिगोशिएशन मानता है 610 अरब का तो शॉर्टफॉल पहले ही 9 माह में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप 13,900 भी नहीं कलेक्ट करेंगे और जो अगले साल का अगर 15,600 का वाकई टारगेट है तो वो भी मीट करना इज हाईली अनलाइकली। सो लेट्स मेक अ प्रोग्राम, जैसे मैम कह रही थी, टैक्सेस का जो बोझ है वो कॉर्पोरेट पे भी, मैडम और आप दोनों पाकिस्तान के लीडिंग एंकर्स हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, मैं मान लेता हूँ ये बात। तो आप 38% टैक्स दे रहे हैं, विच इज नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। और मेरे घर पे जो मुलाजिम है, अगर वो 50,000 से ऊपर की सैलरी पे चले गए हैं तो वो टैक्स फाइल करना पड़ता है उनको। यार इट कांट बी लाइक दैट, इट कांट बी, बिकॉज जो 50,000 का ब्रैकेट है आज के दौर में वो 1 लाख रुपया होना चाहिए। Exactly. ये चेंजेस नेसेसरी हो गए हैं इकोनॉमी को चलाने के लिए। मैं आई एम सर्टेन ऑफ दिस कि अगर अथॉरिटीज ये रीनिगोशिएट नहीं कर पा रही फंड के साथ, तो दे हैव टू गो बैक ऑन द ड्राइंग टेबल, गेट सम पीपल हु कैन डू दिस नेगोशिएशन। बिल्कुल ठीक है, IMF के साथ नेगोशिएशन, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रीनिगोशिएशंस होनी चाहिए। हम वरना इस इकोनॉमी को स्लो ही करते चले जाएंगे, जो जिसका कोई फायदा नहीं है। ये इकोनॉमी अब एक इम्पेटस मांगती है, जिसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट का, और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, वरना ये साल 2 साल भी फंड के प्रोग्राम से गुजर जाएंगे एंड वी विल बी लुकिंग एट अनदर प्रोग्राम। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्टोरी दिखाई दे रही है उसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि खित्ते में जो सूरत हाल है वो अभी बहुत जल्द तब्दील नहीं होने वाली है, बहरान दर बहरान सामने आने वाला है। क्या इक़दामात आप जो है समझते हैं कि अथॉरिटीज़ को लेने चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि सिफारतकारी की टेबल पर जब ये आते हैं तो बहुत स्विफ्ट फैसले लेते हैं और बहुत उम्दा कारकर्दगी है इनकी वहाँ पर, लेकिन जब भी मुल्क के अंदर मईशत संभालने के फैसले होते हैं उसमें बहुत वीक चल रहे हैं आप। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसलिए कि पहले तो हम समझें कि हार्ड कॉल्स पाकिस्तान की बिजली की कीमत या पेट्रोल की कीमत चेंज करना नहीं है। मतलब इसको समझें, हम समझते हैं कि कीमत बढ़ाना बड़ा मुश्किल फैसला है, ये बिल्कुल कतई तौर पे मुश्किल फैसला नहीं है। मुश्किल फैसला ये है कि हम इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग
कर सकते हैं मुल्क में कि नहीं कर सकते? वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हम प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल एनर्जी रेगुलेटर, प्रोफेशनल नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं चलाना चाहते। हम इसको प्राइवेट तहवील में डिस्कोस को नहीं देना चाहते। हम जनरेशन कंपनीज को प्राइवेट तहवील में नहीं देना चाहते। हम स्टेट के फुटप्रिंट में सब्सिडीज देकर और अपनी एफिशिएंसी गेम्स जो हैं उनको प्राइवेट सेक्टर लेड ना होने देकर मुल्क को चलाना चाहते हैं। दीज आर दी टफ कॉल्स। फिर जो हमें सीखा है वो ये है कि हमें जो फ्यूल के रिजर्व्स बिल्ड करने हैं, हमें ट्रेन पे फ्रेट को कैरी करना है, हमें अपना तर्ज़े ज़िंदगी इलेक्ट्रिक करना है और गैस और पेट्रोलियम से निकलकर इंडिजिनस बिजली पर रिलाई करना है। आई थिंक दैट्स पाकिस्तान स्टोरी। बिल्कुल ठीक है। एज ऑलवेज डॉक्टर साहब, इन दी एंड मैं आपसे वही जो है वो पूछना चाहूँगी, टिप्स दें एक आम आदमी को इस सिचुएशन में, जिस तरह से कोविड का टाइम था उसमें हमने किस तरह से मैनेज किया, और अभी चले गवर्नमेंट ने जो अपने डिसीजंस करने हैं जिस तरह भी करने हैं और जिस तरह बर्डन पड़ना है एक आम आदमी पे, उसके लिए क्या टिप्स हैं, उसे कैसे अपना सर्कल चलाना है और उसी सिचुएशन में रहते हुए थोड़ी बहुत बचत अपनी कैसे की जाए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अपनी डिमांड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा करें। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने 10 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि हर इंसान को क्या करना है। वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है, अपनी हाईवे स्पीड लिमिट्स कैसे मेंटेन करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे यूज़ करना है, कार शेयरिंग कैसे करनी है, और अपना तर्ज ज़िंदगी इस तरह कैसे बदलना है कि आप डिस्क्रेशनरी ट्रैवल बिल्कुल कम कर दें, लाइट्स बिल्कुल बुझा दें, अपनी जो जिसे कहते हैं ना फ्यूल कंजम्पशन को ड्रॉप कर दें उन 3 दिन में जो आप छुट्टी पे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे अगर आप अस्यूम करते हैं, और अपनी जो घर की मतलब पर्दे गिरा दें ताकि धूप ना आए, आपको कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी पड़े, कम से कम बाहर जाएं, अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो साथ वालों के मोटर बाइक पे शेयरिंग करें। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू मस्ट बी डूइंग सो दैट आप इस चीज़ से गुजर जाएं। इंडस्ट्री को भी अपनी एफिशिएंसी मेजर्स और स्विचिंग करनी चाहिए इनटू बेटर फ्यूल्स। आई थिंक दैट्स द वे टू थिंक अबाउट इट। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से जितने अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब समझा सकते हैं सिचुएशन वो कोई और नहीं कर सकता। हम उनके मशकूर हैं कि जब भी हम दावत देते हैं वो ज़रूर आते हैं। इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जैसे सैकड़ों लाजवाल गीतों से पाकिस्तानी फिल्मी सनत को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले मारूफ शायर और नगमा निगार मसरूर अनवर की बरसी मनाई जा रही है। मसरूर अनवर 6 जनवरी 1944 को भारत के शहर शिमला में पैदा हुए। असल नाम अनवर अली था। मसरूर अनवर ने फ़नी सफ़र का आगाज़ 1962 में किया तो उनकी पहली फिल्म बंजारन ने ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की। उनके लिखे हुए नगमात ने भी हर तरफ धूम मचा दी। हमेशा याद रखे जाएंगे मसरूर अनवर। एक ये खूबसूरत सा ट्रिब्यूट हमने उनको पेश किया है। इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। वेलकम बैक। पाकिस्तान में हॉकी का नाम आते ही एक शानदार तारीख और सुनहरी यादें ज़हन में आ जाती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके मुस्तकबिल की। यहाँ एक ऐसी बासलाहियत, मेहनती और पुरज़्म नौजवान खिलाड़ी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो पाकिस्तान की हॉकी को एक बार फिर उरूज तक ले जाने का ख्वाब देख रही हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तानी हॉकी की उभरती हुई स्टार दुआ खालिद, जिन्होंने कम उम्री में अपनी महारत, रफ्तार और खेल के जज्बे से सबको मुतासर किया है। और दुआ खालिद न सिर्फ मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही हैं, बल्कि वो नई नस्ल के लिए एक उम्मीद और हौसले की भी अलामत बनकर सामने आई हैं। मजीद उन्हीं से उनके खेल के हवाले से बात करते हैं। दुआ, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू टुडे? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो शौक़ है बड़ा डिफरेंट शौक़ है, ख़वातीन में अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं होता, ये कैसे पैदा हुआ और कब करियर का आपने आगाज़ किया, कब से हॉकी आप खेल रही हैं? देखिए, इट इज़ एज लाइक कि हॉकी ने मुझे चूज़ किया। शुरू से ही बचपन से स्पोर्ट्स का मुझे शौक़ था और कॉलेज लेवल से मैंने स्टार्ट किया। कॉलेज में जब मैं फर्स्ट डे गई तो मैंने अपने स्पोर्ट्स रूम गई, उनसे मैंने पूछा यहाँ कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैंने बिगिन किया बैडमिंटन खेलने से, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। लेकिन फिर मैंने अपने कॉलेज से ही मेरी स्पोर्ट्स की मैम थी जो मुझे हॉकी में लेकर आई, जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा आपकी हाइट अच्छी है, आप हॉकी में आए, क्योंकि वो खुद भी एक हॉकी की प्लेयर थी। तो बस वहीं से ये कंटिन्यू हुआ। राइट। तो अमूमन हम देखते हैं कि लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, चाहे मर्द हो ख़वातीन हो, इवेंचुअली क्रिकेट ही खेलना चाहती है ना, हमारा कौमी खेल है, उसकी तरफ तवज्जो आपको लगता है कम है और होनी चाहिए ज़्यादा, जितना हमें पैशनेटली इसको लेकर चलना चाहिए?
देखिए, अगर हॉकी की बात होती तो हॉकी में पाकिस्तान के पास अब तक जितने टाइटल्स हैं किसी और टीम के पास अभी तक वो भी नहीं है। लेकिन जितना सपोर्ट क्रिकेट को किया जाता है, अगर उतना ही सपोर्ट या उससे थोड़ा सा कम भी भले अगर हॉकी को किया जाए, तो हॉकी में इतना टैलेंट मौजूद है, ना कि सिर्फ लड़कों तक, लड़कियों तक भी अगर उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो टीम बहुत आगे जा सकती है। और मैं समझती हूँ जितना क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, उसको दिखाते हैं, तो अगर हमारा कौमी खेल है हॉकी, अगर उसको उतना दिखाया जाए, क्योंकि वो डिजर्व भी करता है ना, तो आगे हम उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह का हमें सपोर्ट मिलता जाएगा और हॉकी बहुत ऊपर जा सकती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और जिस तरह से आप जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं तो बहुत आगे जाएगी और वापस वो जो हम कहते हैं ना कि रिवाइवल का एक सफ़र है, वापस उसी मकाम पर, उसी उरूज पर पहुंच जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जब हॉकी को आपने चूज़ किया या आप कह रही हैं कि हॉकी ने आपको चूज़ किया, तो कोई चैलेंजेस दरपेश थे आगाज़ में, स्टार्टिंग में कोई मुश्किलात पेश आई? और सबसे पहले तो ये कि फैमिली सपोर्ट बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एथलीट के लिए, तो आपके साथ वो सपोर्ट थी हमेशा से? देखिए, अगर मैं आज बैठी हूँ तो मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि मुझे जितना फैमिली ने सपोर्ट किया है, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ उतना ही सपोर्ट सब लड़कियों को, सब प्लेयर्स को मिलना चाहिए उनकी फैमिली की तरफ से। क्योंकि देखिए, जितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है वो आती ही फैमिली सपोर्ट की तरफ से। क्योंकि जब शुरू से ही मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स ने और काफ़ी लोगों ने कहा कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप हॉकी ना खेलें क्योंकि हॉकी में कुछ है नहीं, लेकिन मुझे शौक हुआ, मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराची को रिप्रेजेंट किया, सिंध को रिप्रेजेंट किया, फिर एज अ वाइस कैप्टन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज़ें मिलती ही जब आपको एक सपोर्ट मिलता है। और चैलेंजेस बिल्कुल सबको फेस करने पड़ते हैं, जब खासकर जब वुमेंस की बात होती है, जब वो घर से ही निकलती है, वो एक अपने में आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसके साथ साथ जब आपको कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर्स भी हमारे पास नहीं होते टीम के पास बिल्कुल भी, इनफैक्ट मैचेस भी टीवी पे लाइव नहीं दिखाए जाते हैं। और उसके साथ साथ जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो जितना आने जाने का एक्सपेंस होता है, क्योंकि देखिए कुछ प्लेयर्स होते हैं जिसको सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन उसी में काफ़ी प्लेयर्स मारे जाते हैं, क्योंकि वो घर से निकलना ही उनके लिए बहुत मुश्किल कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दुआ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है कि जिन गेम्स में बहुत ज़्यादा तवज्जो, जिस तरह क्रिकेट है, वहाँ सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग इतने अवेलेबल होते हैं, कंपटीशन इतना होता है, तो बेशक हॉकी जैसे खेल जिन पे अब तवज्जो कम है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, वहाँ पर शायद रुपयों की गर्दिश वैसी ना हो, लेकिन वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। नहीं, देखिए, अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले तो मैं समझती हूँ क्रिकेट से बहुत ऊपर हॉकी जा सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेंस में फिर भी आपको अब कहीं रैंक पे मेंस हॉकी नज़र आएगी, लेकिन वुमेंस टीम आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। लास्ट कैंप 2022 में लगा, उसके बाद कोई कैंप ही नहीं लगा। इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं नहीं होते हैं, तो डोमेस्टिक इवेंट्स भी नहीं होते हैं। अगर पूरा साल एक खिलाड़ी मेहनत करता है और पूरा साल अपनी जान मारता है, लेकिन उसको पूरे साल में इंटरनेशनल तो नहीं, बिल्कुल डोमेस्टिक इवेंट्स भी नहीं मिलते, क्योंकि जब डोमेस्टिक इवेंट्स नहीं होते तो फिर इंटरनेशनल ऑब्वियसली आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि जितना सपोर्ट अगर वहाँ किया जा रहा है और जितना टैलेंट हॉकी में है, मैं जितना क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब एक टैलेंट हंट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने करवाया, तो जितना नया टैलेंट हमारे सामने आया, तो हमारे कोचेस परेशान थे कि हम किसको टीम में लें और किसको टीम में ना लें, क्योंकि प्लेयर्स इतने ज़्यादा टैलेंट, इतने ज़्यादा मौके नहीं है। अच्छा, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंपटीशंस नहीं हो रहे या कोई चैम्पियनशिप नहीं हो रही, तो डोमेस्टिक लेवल पर वो करवाना और नेशनल लेवल पर वो करवाना, ताकि जो आपके वाली बात है कि जो प्लेयर इतनी एफर्ट कर रहे हैं उन्हें कुछ सिला भी मिले और मोटिवेट भी हों और वो इन प्रैक्टिस भी रहें, और ख़ास तौर पर उन हालात में खेलने के लिए जो उन्होंने इंटरनेशनल जाकर खेलना है। देखिए, प्लेयर्स से उम्मीद लगा ली जाती है, वो कहते हैं जब हम इवेंट करवाएं तो प्लेयर्स उसमें परफॉर्म करें। जब उनको इवेंट्स ही नहीं मिलेंगे, उनको अपनी स्किल को पॉलिश करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो परफॉर्म भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो इस तरह से अगर इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होते, लेकिन डोमेस्टिक इवेंट्स की मैं समझती हूँ एक भरमार होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना हॉकी को एक हमने एक लेवल देखा है, तो हम डिजर्व भी करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि हॉकी ऑब्वियसली इतनी एडवांस भी हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जितने ज़्यादा मैं समझती हूँ मौके मिलने चाहिए प्लेयर्स को, वो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। अगर साल में सिर्फ आपको मैं बताऊँ कोई एक आधा इवेंट हमें मिलता है और हम उसमें हमसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा ली जाती हैं कि पाकिस्तान टीम या हम जाके जाएंगे परफॉर्म करके रहेंगे, या हम डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि जब आपको मौके नहीं मिलते ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस भी आपको नहीं मिलेगी। एक आधा इवेंट से आप बिल्कुल भी आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि आप बहुत अच्छी आपकी वेल परफॉर्म करेगी आपकी टीम। बिल्कुल, लेकिन मैदान में तो आप जीतने के लिए उतरते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन दिखाएं दुआ, बतौर एक खिलाड़ी आपको फ़िटनेस किस तरह से बरकरार रखनी पड़ती है, किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ता है? अपॉर्चुनिटीज़ की तो हमने बात कर ली, लेकिन फैसिलिटीज़ क्या आपको दी जाती हैं ताकि आप अपनी फ़िटनेस बरकरार रख सकें और परफॉर्म कर सकें? देखिए, मैं समझती हूँ कुछ लोग हैं जो हॉकी को लेके चल रहे हैं। अगर मैं अपने हॉकी ट्रेनिंग की बात करूँ तो मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे कराची हॉकी एसोसिएशन में ट्रेनिंग करती हूँ, तो वहाँ पे हॉकी बिल्कुल फ्री है, आपको इक्विपमेंट सारे फ्री मिलते हैं। वहाँ पे हमारे कोचेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं उनको कोई किस्म की कोई फ़ीस नहीं है।
तो मैं समझती हूँ हॉकी जब तक जिंदा है वो प्लेयर्स की वजह से जिंदा है, क्योंकि प्लेयर्स खुद अपना हार्डवर्क करते हैं, रोज़ाना अपनी ट्रेनिंग पे आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कोई कैंप्स नहीं लगते, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसका बहुत ज़्यादा हमें कमी महसूस होती है, क्योंकि अगर हम ही घर बैठ जाए तो मैं समझती हूँ हॉकी भी कहीं नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, और जिस तरह के भी हालात हुए, एक एथलीट जो है ना उसका जज्बा कुछ और ही होता है और वो फिर मैदान में जाता है, वो दिखाई भी देता है। और हमारे जितने एथलीट्स यहाँ पर हमें ज्वाइन करते हैं, स्पॉन्सरशिप के मसाइल होते हैं, दीगर मसाइल होते हैं, लेकिन ये जो मुश्किलात हैं उनकी राह में रुकावट नहीं बनती हैं, वो आगे से आगे जाते हैं, जैसे आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान विमेन हॉकी का फ्यूचर क्या देखती हैं, कैसा देखती हैं आप? और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट है और स्पोर्ट्स बोर्ड है उससे कोई आप कहना चाहेंगे, कुछ गुजारिशात होंगी आपकी अगर आप वो करना चाहें? देखिए, अगर हम एज एन एथलीट या एज अ प्लेयर हम यहाँ तक पहुँचे अपनी वजह से ही पहुँचे, क्योंकि हमने कहा हमने खेलना है, हमने जीतना है, हमने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन जब इतने टाइम 4-5 साल आपने एक फील्ड को दे दिए, लेकिन आप परफॉर्म कहाँ करें? कोई इवेंट्स ही नहीं होते, क्योंकि हम अपने लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, हम जाके परफॉर्म खुद से नहीं कर सकते। जब कोई इवेंट ही नहीं होगा, ना डोमेस्टिक लेवल पे होगा, ना इंटरनेशनल लेवल पे होगा, आप कहाँ जाके खेलेंगे? अगर जहाँ तक बात रहेगी स्पॉन्सरशिप की या आपको सपोर्ट करने की, तो आप उसके लिए आप फिर भी वेट कर सकते हैं, लेकिन जब कोई इवेंट ही नहीं होगा आप कहेंगे मैं मेहनत भी किस लिए कर रहा हूँ। तो जहाँ तक वुमेन्स हॉकी की बात है, इतना ज़्यादा टैलेंट है, ना कि मैं सिंध की बात करूं या पंजाब की बात करूं, ओवरऑल पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है। अगर सिर्फ इवेंट्स हो और वुमेन्स में मैं समझती हूँ तो आपको सिर्फ मौके मिलें तो आप खुद प्राउड फील करेंगे, वाकई हम इस फील्ड में भी हम वुमेन से बहुत अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं और उनको बहुत बेहतर लेवल पे दिख सकते हैं। तो लास्ट टाइम कौन सा ऐसा मैच था जो आपको याद हो और बड़ा खुशगवार गुजरा हो आपका? पाकिस्तान में हमारा एक इवेंट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने करवाया था, प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट, तो उसमें बड़े अच्छे मैचेस हुए थे और बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ था। मैं कराची को टीम को लीड कर रही थी और मैंने उसमें 4 मैचेस में 15 गोल्स किए थे, तो वो बहुत अच्छा मेरा एक मेमोरी थी कि एक अच्छा इवेंट हुआ था, एक टैलेंट हंट हुआ था और उसमें मैं ऐसे टॉप स्कोर का अवार्ड लेकर बाहर आई थी। ज़बरदस्त। अच्छा, इन दी एंड क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? अभी किस कंपटीशन या चैम्पियनशिप की तैयारी आप कर रही हैं? नेशनल लेवल पर तो आपने कहा कि उस तरह से कंपटीशंस नहीं हो रहे, हमारी टीम आगे कहाँ इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करने वाली है? कोई ऐसा इवेंट? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया लास्ट पाकिस्तान का कैंप ही 2022 में लगा था, उसके बाद कोई कैंप ही अनाउंस नहीं हुआ। चैंपियनशिप लास्ट 2018 में हुई थी, उसके बाद कोई चैंपियनशिप ही नहीं। तो मैं आपके अगर प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज़ कहीं तक पहुंची तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि देखिए डोमेस्टिक इवेंट्स ही एटलीस्ट करवाएं पाकिस्तान के, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इतना ज़रूरी है। टीम्स को लीग्स में प्रेजेंट करवाएं, उनकी बाहर उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उनके कैंप्स लगवाएं, ताकि प्लेयर्स को वो पॉलिश होने का मौका मिले और उतने ही मौके उनको मिलने चाहिए प्लेयर्स को। तो मैं समझती हूँ उतने ही इवेंट्स करवाए जाएँ उनको, ताकि ना मौका मिले और ताकि फिर आप उसको जज करें कि प्लेयर कितना कैपेबल है और कितना कैपेबल नहीं। बिल्कुल ठीक है। दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि एटलीस्ट इवेंट्स तो होने चाहिए, खिलाड़ी आकर खेलेंगे कहाँ पर? आप अगर इंटरनेशनल नहीं ले जा सकते तो उनको एटलीस्ट नेशनल मौके तो दें। आपकी नेशनल गेम है, उसको महफूज बनाने के लिए, उसको खेलते रहने के लिए ज़रूरी है कि इन खिलाड़ियों की मदद कीजिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात पीएसएल की कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच था उसके लिए हम बड़े एक्साइटेड थे कि जी क्या होता है क्या नहीं। मैच बारिश की नज़र ही हो गया और लाहौर में तेज़ बारिश के बायस इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है उसका टॉस तक नहीं पॉसिबल हो सका। मैच ना होने की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट ज़रूर दे दिया गया, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी मजमूई तौर पर 3 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में दूसरी पोजीशन पर मौजूद है। और दूसरी जानिब जीत के मुतलाशी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 2 मैचेस के बाद 1 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर है। इवेंट का 8वां मैच हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान आज होगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के दौरान बॉल टेम्परिंग केस में पीसीबी ने फ़खर जमान को सज़ा सुना दी है। गेंद से छेड़छाड़ करने पर लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को पीसीबी ने 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2 मैचेस की पाबंदी उन पर लग जाएगी और वो लग गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फ़खर जमान कोड ऑफ कंडक्ट की लेवल 3 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाए गए और पीसीबी का कहना है कि फ़खर जमान पर बॉल टैम्परिंग से मुतालिक आर्टिकल की खिलाफ वर्जी पर 2 मैचेस की पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। और ये भी याद है कि बॉल टैम्परिंग लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के दौरान रिपोर्ट हुई थी, जिसके पेश नज़र मैच रेफरी रोशन माहनामा ने समाअत के बाद ये फैसला सुनाया कि फ़खर जमान पाबंदी के बाद क्या लीग में डिसिप्लिन मजीद सख्त होगा और क्या इस किस्म के जो केसेस हैं वो पीएसएल की साख को कहीं ना कहीं मुतासर तो नहीं कर रहे। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स तज्जिया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू
यूसुफ भाई, ये जो अभी पाबंदी लगी है, क्या आपको लगता है कि 2 मैचेस की पाबंदी वाज जस्टिफाइड, और आपको लगता है कि अब जो लीग में आने वाले मैचेस हैं उनमें सख्ती बरकरार रहेगी? देखें, ये जो पाबंदी थी कानून के मुताबिक 2 ही मैचेस की पाबंदी लग सकती थी, क्योंकि पहली दफ़ा ये अटैम्प्ट की गई और पाकिस्तान सुपर लीग में ये 11वां एडिशन, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि किसी खिलाड़ी को बॉल टेम्परिंग पर सजा दी गई। साहब, एक छोटा सा सवाल ऐड कर देती हूँ अली के सवाल में। 2-3 सेकंड में क्या बॉल टेम्परिंग हो जाती है? क्या ये 2-3 सेकंड का टाइम जो था उसमें देखें ही ना, ये 2-3 सेकंड की बात नहीं है। आपको पता है कि मैच रेफरी के साथ एक होता है टीवी अंपायर, वो इस मैच के थे आसिफ याकूब, जिनके पास जितने कैमरे लगे होते हैं ग्राउंड के अंदर, उनकी सारी फुटेजेस सामने आ रही होती हैं, एक एक खिलाड़ी पर उनकी मूवमेंट पर उनकी नज़र होती है। तो उसके साथ जो थर्ड अंपायर होता है और जो ऑन फील्ड अंपायर्स होते हैं, इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन होती है थ्रू डिवाइसेस के ज़रिए, उनके कानों में लगी होती है। जो टीवी अंपायर होता है वो सारे जो ऑन फील्ड अंपायर को पूरी तरह गाइड करता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, इन पे आप नज़र रखें। तो हो सकता है कि उन्होंने कैप्चर किया हो फ़खर जमान को, ये तो हमने पहली दफ़ा देखा ना कि फुटेज उनको क्लोज से दिखाया गया। हो सकता है कि टीवी अंपायर आसिफ याकूब ने पहले से उनको मॉनिटर किया हो कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, इनको नहीं हो रही। राइट, 2-3 सेकंड तो कैमरे पर आए। हाँ जी, वो कैमरे पर आए, लेकिन कैमरे जब बहुत ज़्यादा, वो तो हमने अब टीवी स्क्रीन पर देखा ना, तो जो बाकी कैमरे वहाँ पर भी तो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो ये कहना कि 2-3 सेकंड में ये चीज़ें होगी, तो मेरे ख्याल में ये इतना ज़्यादा। तो अभी आप बता रहे थे कि मैक्सिमम पेनल्टी 2 मैचेस तक की है। हाँ जी, लेवल 3 के तहत तो ये जो पहली बार अगर कोई खिलाड़ी ये करता है तो फिर उसको 1 से 2 मैचेस की पाबंदी लगती है। अगर फ़खर जमान इब्तदाई समात में ये अपनी बात का एतराफ़ कर लेते कि हाँ मुझसे गलती हुई है, छेड़छाड़ हुई है, नादानी में हो गई है, जिस तरह भी उनको जस्टिफाई करते, तो फिर उनको 1 मैच के लिए सस्पेंड किया जाना था। अब चूंकि 2 बार उनकी समात हुई, दोनों बार उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, तो कैमरे की रिपोर्ट तो उस वीडियो तो सामने थी ना, तो इस पर फिर जो मैच रेफरी रोशन महानामा थे, उन्होंने फिर वो मैक्सिमम की तरफ जाते हैं कि ठीक है जी, हम आपको आपने हमारी जो एक शवाहत थी उनको चैलेंज किया, और आपने अगर इब्तदाई सतह पर जुर्म तस्लीम कर लेते, अपना इतराफ़ कर लेते कि हाँ जी मुझसे गलती होगी, तो आइंदा मैं कोशिश करूँगा ऐसा इंसिडेंट ना हो, तो फिर ये यकीनी तौर पर मैच रेफरी भी उनको 1 मैच की सज़ा देते। अब क्योंकि इस तरह अब 2 मैचेस की सज़ा दी गई है, तो ये एक वेकअप कॉल भी है लाहौर कलंदर के लिए। एक ये चीज़ कि ये अब लाहौर कलंदर्स के लिए क्या ख़तरे की घंटी है, किस तरीके से अब उन्होंने परफॉर्म भी करना है, उनके की प्लेयर भी हैं फ़खर जमान, और दूसरा ये कि PSL हम क्रिकेट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, शायकीन बड़े एक्साइटेड थे, ऑल्दो के पाबंदियां हैं, शायकीन नहीं जा सकते स्टेडियम, लेकिन स्टिल अपनी अपनी टीम से सपोर्ट करने के लिए हम देख रहे थे कि नई टीमें शामिल हुई हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस होंगे और सख्त मुकाबले होंगे, लेकिन जो कंट्रोवर्सीज चल पड़ी हैं एक के बाद एक। देखें, ये तो लीग से पहले इसका आगाज़ हो गया था, और चूंकि अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, तो 6 वेन्यूज़ पर मैचेस होने थे, तो 2 वेन्यूज़ तक उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। फिर ये खबरें आई कि शायद PSL को मुलतवी कर दिया जाए, तो डे 1 से ये चीज़ें नेगेटिव सामने आना शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर आपको पता है कि इब्तदाई दिन जो पिंक बॉल थी कि जो हैदराबाद किंग्स की वो किट थी, उसके साथ रगड़े तो आपको बहुत पिंक हो रही थी, वो कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद फिर नसीम शाह की ट्वीट आ गई, तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी होगी, बॉल टेम्परिंग होगी, तो ये बहुत सारी चीज़ें। शाहीन अफरीदी का भी एक वो प्रोटोकॉल वाला, अफरीदी का हो गया, हसन अली को जुर्माना हो गया, तो ये कंट्रोवर्सी से भरपूर पाकिस्तान सुपर लीग इस दफ़ा चल रही है। और क्योंकि क्राउड की आपने बात की, क्राउड को यकीनी तौर पर खिलाड़ी भी मिस कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर अपने चले मैचेस भी मिस हो रहे हैं हमारे बारिश की वजह से। कल का मैच तो रह गया, आज के मैचेस के मुतालिक बताइए। देखिए, आज भी बारिश की थोड़ी सी है पेशन गोई कि आज वो मैच सफ़र कर सकता है। आज जो टीमों की प्रैक्टिस थी इस वक्त LCC ग्राउंड में 12 बजे नॉर्मली वो प्रैक्टिस करते हैं, तो चूँकि ग्राउंड गीला है, तो ग्राउंड गीले होने की वजह से उनको जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी मैं उसको मनसूख कर दिया गया। अब देखते हैं कि शाम को मैच वक्त पर होता है कि नहीं। रात की मैच की बात करूं तो रात मैं उधर ही था, और 10 बजे तक ग्राउंड स्टाफ ने बहुत मेहनत की, उन्होंने पूरा ग्राउंड को खुश किया, विकेट भी अच्छी थी खेलने के लिए। लेकिन जो अंपायर थे उनको ये होता है, उनके ये प्लेइंग कंडीशन में है कि आपने 100% ये तसल्ली करनी है कि ग्राउंड इस काबिल हो कि अगर उस पर खेल हो तो कोई खिलाड़ी गिरने से ज़ख्मी ना हो जाए। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी शुबा हो कि ये ग्राउंड से इतना तसल्ली बख्श नहीं है, गिर सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मैच करवाना चाहता था, क्योंकि आपको पता है कि टीवी राइट्स का इशू होता है। फिर टीमें भी चाहती हैं कि चले मिनिमम 5 ओवर का मैच ही करवा लिया जाए, इंटरटेनमेंट भी थोड़ा हो जाती है। लेकिन बारिश का स्पेल ही इतना मजबूत था, लेकिन वो बारिश आपको पता बहुत ज़्यादा हुई। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहूँगा कि वो जो
जो अपना जो ये ग्राउंड कवर करने का है ना चीज़ें, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दो हमारे पास सुपर सॉपर है, और जो सिर्फ विकेट को स्क्वायर है ना, जहाँ पर विकेटें बनी होती हैं, उसको कवर किया जाता है। हालांकि हमने देखा कि जो श्रीलंका में हमसे छोटा मुल्क है, तो वो पूरे ग्राउंड को कवर करते हैं। अब होता है कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो वो जो विकेट स्क्वायर है उसको एरिया तो इन्होंने कवर किया होता है, लेकिन बाकी जो ग्राउंड के बाउंड्री के इर्द गिर्द का एरिया होता है वो यकीनी तौर पर बारिश से मुतासर हो जाता है, तो सारा वक्त तो उसको खुश करने पे लग जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, अब चूँकि आपको इतनी महंगी अपनी टीमें भी बेच दी हैं, लोगों की टीमें बेच दी हैं, तो पैसा की कमी नहीं है आपके पास। अब अपने वसाइल को थोड़ा बेहतर बनाए, पूरे ग्राउंड को आप कवर करें। ये बारिशों का सिलसिला तो अब चूँकि जो माहौलियात की तब्दीली हो चुकी है, अब ये जरूरी है। अच्छी टिप है वैसे ही आपकी तरफ से। अच्छा, मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, क्या देख रहे हैं, किसकी पोजीशन स्ट्रांग है? देखिए मेरा ख्याल है, अगर मैं सच्ची बात करूं तो पूरा जो PSL की टीम है, यानी सबसे जो वीकर टीम है वो हैदराबाद किंग्स की टीम है। हैदराबाद किंग्स की टीम के पास अमेरिकी डॉलर्स तो हैं, उन्होंने महंगी टीम भी ले ली है, लेकिन वो अपनी जो टीम उसको तरतीब देने में ज़रा नाकाम रहे हैं। उनका जो मेन फोकस था वो अपने उन खिलाड़ियों पे था जो उनके साथ किंग्समैन क्लब की तरफ से अमेरिका में खेलते हैं। उनके कैप्टन की बात कर लें, कैप्टन चूँकि वहाँ के उनके जो क्लब है किंग्समैन, उसके वो कैप्टन है, उन्होंने वहाँ पर कामयाबियाँ दिलाई हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद इसी फार्मूले से हम पाकिस्तान सुपर लीग में भी अपना कामयाब हो सकते हैं। हमाद आजम उन्होंने लिए, हमाद आजम 36 साल के हो चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। जब पाकिस्तान ने उनको सेलेक्ट नहीं किया था तो फिर वो अमेरिका चले गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने शहरियत भी दी और उन्होंने खेलना भी शुरू किया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के हवाले से मेरे ख्याल में ओवर एस्टिमेटेड हो गए हैं, और चूँकि ये पहली बार उनका एंट्री थी तो हो सकता है कि थोड़ी सी। और स्ट्रॉन्ग कौन सी देख रहे हैं टीम? और मुल्तान सुल्तान की टीम तो मेरे ख्याल में आज के तौर पर फेवरेट होगी। मुल्तान सुल्तान ने पहला मैच भी जीता है, और मुल्तान सुल्तान की जो कम्बिनेशन है मेरा ख्याल है कि निस्बतन बेहतर है हैदराबाद के। इस्लामाबाद का भी प्रोग्राम जो है ना, वो इस्लामाबाद का प्रोग्राम भी इसमें बहुत फीका है, बिरयानी के मसाले बिरयानी वाली है, वही बात है कि ये चीज़ें कम्बिनेशन के लिहाज से तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा जो लाहौर कलंदर का है, उसके बाद कराची किंग का है, फिर मुल्तान सुल्तान और फिर पिंडीज़ की बारी आती। खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है, किसी भी दिन एक अच्छे बैटर की परफॉर्मेंस है, बॉलर की परफॉर्मेंस है, एक अच्छा रन आउट, अच्छा फील्डिंग में दौरान कैच, वो मैच का नक्शा बदल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर ऑन पेपर बात की जाए तो आज के मैच में मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान को एडवांटेज। बिल्कुल, आपके तज़िये भी मैटर करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो कुछ पेशगोइयाँ करते हैं वो हमें फिर दिखाई देता है कि वो नज़र भी आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम साहब, हमें ज्वाइन किया आपने। PSL की सूरत हाल आपके सामने जनाब, दुआ कीजिए कि ज़रा हालात मौजू हो जाए, मौसम मौजू हो जाए तो हम खेल देख भी सकें। हाँ एग्जैक्टली। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।